हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। डोनाल्ड ट्रंप 2.0 की हो चुकी है शुरुआत। अब डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं अमेरिका के एक्टिंग प्रेसिडेंट। अगले 4 साल अमेरिका के लिए काफ़ी डायनेमिक रहने वाले हैं। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत डायनेमिक रहेंगे ये 4 साल, क्योंकि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की गद्दी है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर होती है। इतनी बड़ी पावर होती है ये कि मानकर चलिए एक तरीके से पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को रन किया जाता है उस सीट से बैठकर। और डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी डायनामिक लीडर हैं, कभी भी कुछ भी एक्शन ले लेते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट करता है। इसी टॉपिक पर बेस्ड है आज का एडिटोरियल। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इवन इस क्लास को बनाने में ही मुझे 3 घंटे लग गए। काफ़ी काम किया है मैंने इस क्लास में। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हमेशा की तरह हम देखेंगे क्लास की स्टार्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ताकि एडिटोरियल अच्छे से समझ में आ सके। देन एडिटोरियल एनालिसिस, उसके बाद वेरियस एमसीक्यूज ऑन कॉम्प्रहेंशन एंड ग्रामर, और लास्ट में हम कर लेंगे वो कैप की प्रैक्टिस, जिससे सारे वर्ड्स इसी क्लास में याद हो जाएं। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको डेली टाइम पर मिलती रहें। आज का पहला वर्ड है डिसाइसिव। यह होता है एक एडजेक्टिव। इसका मतलब हिंदी में होता है निर्णायक। हैविंग द पावर और क्वालिटी ऑफ डिसाइडिंग क्रूशियल और कंक्लूसिव। इसके अंदर एक किसी चीज़ के अंदर ऐसी पावर होती है या ऐसी क्वालिटी होती है जो डिसाइड करता है बहुत इंपॉर्टेंट और कंक्लूसिव चीज़ों को, उसे बोलते हैं डिसाइसिव या निर्णायक। द डिसाइसिव एक्शन टेकन बाय द लीडर टर्न द टाइड ऑफ द बैटल। जो डिसाइसिव एक्शन लिया गया ना लीडर के द्वारा, नेता के द्वारा जो एक डिसाइसिव एक्शन लिया गया, जो निर्णायक एक्शन लिया गया, उससे क्या हो गया, जो बैटल थी ना वो पूरा बदल गया। टर्न द टाइड, उसका पूरा बैटल का रुख ही बदल गया। सिनोनिम्स देखते हैं। डिटरमाइनिंग, जो किसी चीज़ को डिटरमाइन करता है, एक ऐसा एक्शन, एक ऐसा डिसाइसिव एक्शन होता है जो डिटरमाइन करता है किसी चीज़ को। कंक्लूसिव होता है, उससे कुछ कंक्लूजन निकलता है। तो ये दो इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो हो रहा है निर्णायक एक्शन, लेकिन दूसरी तरफ है इनडिसाइसिव, जिससे कोई निर्णय नहीं निकल रहा, अनसर्टेन है, उससे कुछ हो ही नहीं रहा। तो ये दो इसके उल्टे एंटोनियम्स हो जाएंगे, इनडिसाइसिव और अनसर्टेन। अगला वर्ड है स्ल्यू। ये एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है बड़ी संख्या, और दूसरा इसका मीनिंग झूमना भी निकलता है। अ लार्ज नंबर और क्वांटिटी ऑफ समथिंग। आप बड़े संख्या से इसका मतलब निकाल कर चलिएगा। तो ये होता है, एक बड़ी संख्या को बोलते हैं स्ल्यू। ही हैड अ स्ल्यू ऑफ टास्क टू कंप्लीट बिफोर द डेडलाइन। उसके पास क्या है, एक स्ल्यू ऑफ टास्क, मतलब बहुत सारे टास्क हैं उसके पास, बड़ी संख्या में टास्क हैं। टू कंप्लीट बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन होती है, एक टाइम पीरियड होता है कि भाई इस डेट तक आपको, इस पीरियड तक आपको ये काम कंप्लीट करना है, उसको बोलते हैं डेडलाइन। तो उसके पास क्या है कि स्ल्यू ऑफ टास्क, बहुत सारे बड़ी संख्या में टास्क हैं कंप्लीट करने के लिए बिफोर द डेडलाइन। सिनोनिम्स का देखते हैं। मास, मास होता है बड़ा, मतलब बहुत सारा। मल्टीट्यूड, तो ये दो इसके सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो बहुत बड़ी संख्या है, काफ़ी ज़्यादा है, लार्ज है नंबर में, क्वांटिटी में, लेकिन दूसरी तरफ है फ्यू, बहुत थोड़ा सा है। तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाता है फ्यू, या फिर लैक, लैक मतलब कमी होना किसी चीज़ की। तो ये दो इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं। अगला वर्ड है टेनोर। देखो, टेन्योर नहीं है ये, टेन्योर तो वो कार्यकाल को बोलते हैं। ये है टेनोर, TENOR। ये एक नाउन होती है, धारा या रुख को बोल देते हैं टेनोर। इंग्लिश में इसका मीनिंग देखते हैं। द जनरल करेक्टर और मीनिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की एक जनरल मीनिंग, जनरल करेक्टर। द कोर्स ऑफ इवेंट्स, किसी इवेंट का एक बहुत जनरल सा करेक्टर को बोल देते हैं। ठीक है, धारा या रुख। द टेनोर ऑफ हिज स्पीच वॉज होपफुल डिस्पाइट द डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस। उसकी जो स्पीच का टेनोर था ना, वो उसका जो एक जनरल मीनिंग आ रहा था, वॉज होपफुल, वो काफ़ी होपफुल था। डिस्पाइट द डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस, उसकी डिफिकल्ट परिस्थितियों के बावजूद भी। सिनोनिम देखते हैं। नेचर होना किसी चीज़ की, या फिर टोन होना। तो ये इसकी जो स्पीच, दो तरीके से इसका मतलब निकाला जा सकता है। देखो, टेनोर ऑफ हिज स्पीच, जब वह बोल रहा है तो उसकी टोन भी हो सकती है, या फिर उस चीज़ की जो स्पीच का जो मीनिंग था ना, वो एक जनरल हो सकता है। तो दोनों इसके मीनिंग हो जाते हैं। तो नेचर और टोन इसके हो गए सिनोनियम्स। आगे इसके एंटोनियम्स देखते हैं। डाइवर्जेंस और डिसएग्रीमेंट, तो ये दो इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं। आगे प्रोसिक्यूटेड, ये होता है एक वर्ब। इसका मतलब होता है अभियोजन करना। अभी बताते हैं क्या होता है अभियोजन करना।
टू ब्रिंग अ लीगल एक्शन अगेंस्ट समवन फॉर ए क्राइम। किसी ने कोई क्राइम किया है, उसके खिलाफ कोई जो लीगल एक्शन लिया जाता है ना, उसी को बोलते हैं प्रोजिक्यूट करना, प्रोजिक्यूशन। ठीक है, तो ये कोई व्यक्ति जो कोई क्राइम करता है, उसके खिलाफ जो लीगल कार्रवाई होती है, उसको बोलते हैं प्रोजिक्यूट करना। द सस्पेक्ट वॉज प्रोजिक्यूटेड फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन द रोबरी। सस्पेक्ट को क्या करा है, प्रोजिक्यूट करा गया है, उसके खिलाफ एक्शन लिए गए हैं लीगल। किस चीज़ के लिए, उसके इन्वॉल्वमेंट इन रोबरी। रोबरी होती है चोरी, तो चोरी में उसका जो इन्वॉल्वमेंट था सस्पेक्ट का, संदिग्ध का, उसके लिए उसको करा गया है प्रोजिक्यूट। ट्राइड और चार्ज, ये दो इसके सिनोनिम हो जाते हैं। ट्राइड मतलब देखो ट्रायल से संबंधित है, ये ट्रायल चलता है ना कोर्ट में, तो उससे संबंधित है ट्राइड। और चार्ज मतलब आरोप लगे हुए हैं, उसको चार्ज किया जा रहा है उस चीज़ के लिए। तो ये लीगल लैंग्वेज है दोनों। अच्छा, एक तरफ तो आप कर रहे हो किसी के खिलाफ प्रोजिक्यूट कर रहे हो किसी को, उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ हुआ है उसका एक्विटल, उसको छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया उसका उल्टा एंटोनियम, एक्विटल कर दिया गया, या फिर पार्डन मतलब माफ़ कर दिया गया उसको। तो ये दो इसके इंपॉर्टेंट एंटोनियम्स हो जाते हैं। अगला वर्ड है मेमोरेंडा। मेमोरेंडा एक नाउन होता है और ये प्लूरल फॉर्म है मेमोरेंडम का। मेमोरेंडम होता है सिंगुलर नाउन, और ये जो मेमोरेंडा है ये हो जाता है प्लूरल नाउन। इसका मतलब होता है ज्ञापन, अ रिटन मैसेज और रिकॉर्ड यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन टिपिकली विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक रिटन मैसेज होता है या एक रिकॉर्ड होता है जिसको कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, और किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं चीज़ें। एक रिटन होता है, उसमें कम्युनिकेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें लिख कर दे देते हैं। द मैनेजर सेंट आउट मेमोरेंडा टू ऑल एम्प्लॉयज़ रिगार्डिंग द न्यू पॉलिसीज़। कोई एक नई पॉलिसी आई है कंपनी में, तो मैनेजर ने क्या काम किया, उसका एक मेमोरेंडा बनाया और सारे एम्प्लॉयज़ को दे दिया। तो मतलब एक रिटर्न मैसेज दे दिया सभी को। अच्छा, इसका सिनोनिम देखते हैं। नोट्स बनाना या फिर मेमोज। तो इसको मेमो भी शॉर्ट फॉर्म में इसको मेमोज बोल देते हैं। ठीक है, मेमो, और प्लूरल है तो इसलिए फिर इसको मेमोज लिखा है। अच्छा, एक तरफ तो भाई आप पूरा मेमो बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, एक लेटर है, बहुत छोटी सी चीज़ है, लेटर बना के दे दिया। रिपोर्ट हो गई, तो एक वो रिपोर्ट तो कंक्लूसिव पार्ट होता है, लेकिन ये क्या है, एक पूरा डिटेल में रहता है मेमोरेंडा। तो दो उसके एंटोनियम हो जाएंगे, लेटर्स और रिपोर्ट्स। आगे देखते हैं प्रोमोटिंग एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है बढ़ावा देना। सिंपल सा वर्ड है तो सभी को पता होगा। टू सपोर्ट और एक्टिवली एनकरेज अ कोज, वेंचर और आइडिया। द कंपनी इज प्रोमोटिंग इट्स न्यू प्रोडक्ट विद अ मैसिव एड कैंपेन। कंपनी क्या प्रमोट कर रही है, अपना नया प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है, बढ़ावा दे रही है, विद ए मैसिव एड कैंपेन। एक बड़े मैसिव, देखो दो वर्ड यहाँ पे मिल जाएंगे। मैसिव होता है ह्यूज, बड़ा, काफ़ी बड़ा, और कैंपेन होता है क्या, प्रचार। तो अपने काफ़ी बड़े प्रचार के साथ अपने प्रोडक्ट को क्या कर रही है कंपनी, प्रमोट कर रही है। एडवांसिंग या फिर एंडोर्सिंग, इसके दो सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कर रहे हैं चीज़ों को डिस्करेज, मतलब उसको बढ़ावा नहीं दे रहे, उसको डिस्करेज कर रहे हैं, डिसस्वेडिंग। तो ये दो इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं। आगे अगला वर्ड है स्पेकुलेशन। ये एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है अटकलें, अनुमान लगाने को बोलते हैं स्पेकुलेशन। स्पेकुलेट कर रहे हैं भाई। द फॉर्मिंग ऑफ अ थ्योरी और कंजेक्चर विदाउट फर्म एविडेंस। आप कोई एक थ्योरी, एक मनगढ़ंत कोई कहानी गढ़ रहे हो, या फिर कुछ अपने मन में अटकलें लगा रहे हो, अनुमान कर रहे हो, उसी को बोलते हैं स्पेकुलेशन। देयर वॉज मच स्पेकुलेशन अबाउट द कंपनीज फ्यूचर आफ्टर द CEO रिजाइन। वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन था, काफ़ी ज़्यादा अनुमान लगाए जा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा अटकलें थी अबाउट द कंपनीज फ्यूचर, कंपनी के फ्यूचर के बारे में। आफ्टर द CEO रिज़ाइन, CEO होता है कंपनी का मालिक, तो उसने क्या कर दिया था, रिज़ाइन कर दिया था। तो उसके बाद काफ़ी अटकलें लगाई जा रही थी कि भाई कंपनी का फ्यूचर कैसा रहेगा। गैस वर्क, गैस करना किसी चीज़ को, उसे बोलते हैं स्पेकुलेशन। कंजेक्चर, तो ये दो इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो आप अनुमान लगा रहे हो, ठीक है, अटकलें लगा रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ सर्टेनिटी है, बिल्कुल निश्चिंतता है, तो ये उसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा। सर्टेनिटी और फैक्ट है भाई, एक कोई एक बात फैक्ट है, उसमें अनुमान नहीं है, वो फैक्ट है, हकीकत है, वह रियलिटी है। अगला वर्ड है ओलिगार्की। ये एक नाउन होता है, इसका हिंदी में मीनिंग होता है अल्पसंख्यक शासन। अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ अ कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। एक लोगों का एक छोटा सा ग्रुप है जो पूरे देश को कंट्रोल कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रहा है, या फिर किसी इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल कर रहा है, उसको बोलते हैं ओलिगार्की। Critics argue that the country's political system is dominated by an oligarchy. क्रिटिक्स होते हैं आलोचक,
तो आलोचक क्या आर्ग्यू करते हैं कि जो कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना इज डोमिनेटेड बाय एन ओलिगार्की। किसी देश में ये बात हो रही है, कोई उस देश के आलोचक कह रहे हैं कि जो देश का पॉलिटिकल सिस्टम है ना वो ओलिगार्की के द्वारा रन करा जा रहा है, डोमिनेट करा जा रहा है। ठीक है, अच्छा ओलिगार्की हमारे देश में नहीं है, हमारे देश में है डेमोक्रेसी। तो अब देखते हैं इसके सिनोनिम्स। एरिस्टोक्रेसी और प्लूटोक्रेसी, ये दो इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। ये भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये इसमें भी क्या होता है कि कुछ ही लोगों के द्वारा उसको गवर्नमेंट को रन किया जाता है। मैं अलग से एक सेपरेट पार्ट लेकर आऊँगा, उसमें क्या होगा कि मैं सारी गवर्नमेंट के जितने भी टाइप्स हैं ना 15-20 टाइप की गवर्नमेंट्स होती हैं, वो मैं सारे अलग से उस पार्ट में कराऊंगा। तो अभी बस इतना ही समझ लीजिए, ये दो जो जो है ना ये एक ग्रुप के द्वारा ही रन करने को बोलते हैं, अरिस्टोक्रेसी और प्लूटोक्रेसी। अच्छा, एक तरफ तो हो रही भाई ओलिगार्की, अल्पसंख्यक का शासन है, बहुत थोड़े से लोगों के एक ग्रुप के पास में पूरा उसका पावर है गवर्नमेंट का। लेकिन दूसरी तरफ है भाई डेमोक्रेसी, लोगों का। डेमोक्रेसी डेमो मतलब पीपल, क्रेसी वो गवर्नमेंट, तो लोगों की सरकार है डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द पीपल। और दूसरा रिपब्लिक। तो ये दोनों चीज़ें इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक। अगला वर्ड है रीडिंग डाउन। ये वर्ड नहीं, ये एक फ्रेज होता है। इसका मतलब होता है पढ़ाई को कम करना। नहीं, पढ़ाई को कम करना नहीं, किसी रूल को कम करना बोलते हैं, पढ़ाई नहीं होगा इसका, रूल को कम करने को बोलते हैं। टू इंटरप्रेट और अप्लाई अ लॉ इन ए लिमिटेड और रेस्ट्रिक्टेड मैनर। किसी एक रूल को, किसी एक लॉ को, कानून को इस तरीके से अप्लाई करना या इंटरप्रेट करना कि भाई उसके जो रेस्ट्रिक्शन हो जाए, उसको पूरी तरीके से ना कर कर उसमें उसको कम कर दिया जाए। द कोर्ट्स आर रीडिंग डाउन द प्रोविजन ऑफ द लॉ टू एंश्योर फेयर एप्लीकेशन। कोर्ट्स पढ़ रही हैं, रीडिंग डाउन कर रही हैं मतलब कम कर रही हैं उसको, रूल के प्रोविजन को, टू एंश्योर फेयर एप्लीकेशन, जिससे कि जो रूल है ना उसको अच्छी तरीके से, फेयर तरीके से अप्लाई किया जा सके। नैरोइंग करना मतलब नैरो कर देना, छोटा कर देना किसी चीज़ को, या फिर लिमिटिंग, लिमिट कर देना। एक तो बहुत बड़ी चीज़ है उसको लिमिट में कर देना, उसको बोलते हैं रीडिंग डाउन। अच्छा, एक तरफ तो आप चीज़ों को लिमिट में कर रहे हो, रीडिंग डाउन मतलब कम कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ आप कर रहे हो एक्सपेंडिंग, बढ़ा रहे हो चीज़ों को, तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा एक्सपेंडिंग और एक्सटेंडिंग। तो दो इसके एंटोनियम हो जाएंगे। अगला वर्ड है इनेटली। इनेटली होता है एक एडवर्ब। देखो ली लगा है तो ये ज़्यादातर ली वाले जो वर्ड आते हैं वो एडवर्ब हो जाते हैं। स्वाभाविक रूप से इसका मतलब होता है इन ए वे दैट इज़ नेचुरल और इनहेरेंट, एक ऐसे तरीके से जो कि नेचुरल है, स्वभाव से आता है। ठीक है। शी वॉज इनेटली काइंड, ऑलवेज हेल्पिंग दोज इन नीड। वह क्या थी, हमेशा काइंड थी। इनेटली, इनेटली मतलब स्वाभाविक रूप से, उसका नेचर कैसा था, काइंड था। इनेटली मतलब नेचुरली, तो नेचुरली वह कैसी थी, काइंड थी। ऑलवेज हेल्पिंग दोज इन नीड, उनकी हमेशा मदद करती थी जो ज़रूरतमंद लोग थे। नेचुरली और इंट्रिंसिकली, ये दो इसके सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो चीज़ें हो रही हैं स्वाभाविक रूप से, नेचुरली हो रही हैं, अपने आप आ रही हैं आपके अंदर से, लेकिन दूसरी तरफ हो रही हैं आर्टिफिशियली, उनको करना पड़ रहा है। तो आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड, मतलब जो हम इंसान खुद से करते हैं। तो नेचुरली नहीं आ रहा, वो आर्टिफिशियली है। अननेचुरली, ये दो इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं। आगे अगला वर्ड है बाई पार्टीसन। ये होता है एक एडजेक्टिव, दो दलों द्वारा समर्थित। कोई एक टॉपिक है, कोई एक चीज़ है, कोई एक प्लान है जिसको दो ग्रुप की सपोर्ट है, उसको बोलते हैं बाई पार्टीसन। इन्वॉल्विंग और सपोर्टेड बाय टू पॉलिटिकल पार्टीज, स्पेशली द टू मेजर वंस इन ए कंट्री। एक ऐसी चीज़ जिसमें दो पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट है, और वो भी दो कौन सी, जो दो मेजर, जो सबसे बड़ी दो पार्टीज हैं उनका सपोर्ट है। द न्यू पॉलिसी वॉज पास्ड विद पार्टीसन सपोर्ट इन कांग्रेस। जो नई पॉलिसी है उसको पास किया गया विद बाई पार्टीसन, मतलब दो पार्टी की। देखो बाई का मतलब होता है टू, और पार्टीसन पार्टी से समझ लो, दो पार्टी जिसको समर्थन देंगी उसको बोलते हैं बाई पार्टीसन। तो जो नई पॉलिसी है ना उसको पास कर दिया गया विद बाई पार्टीसन, दो पार्टी के सपोर्ट से, इन कांग्रेस। कांग्रेस होता है जो अमेरिकन पार्लियामेंट है ना, उसको कांग्रेस बोलते हैं। तो उसमें कांग्रेस में पास कर दिया गया। कोऑपरेटिव सिनोनिम देखते हैं, कोऑपरेटिव हो जाता है मतलब समर्थन है, जॉइंट है, एक साथ चल रही हैं चीज़ें, तो दो इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। एंटोनियम इसका उल्टा देखो, बाई पार्टीसन है, दो तरफ से इसको सपोर्ट है, लेकिन पार्टीसन हो गया, दो तरफ से नहीं है, अब अकेला है, वन साइडेड है। तो ये दो इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं। आगे अगला वर्ड है कंसेंसस। ये होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है आम सहमति, जनरल अग्रीमेंट और शेयर्ड ओपिनियन।
कोई एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर एक जनरल एग्रीमेंट आ गया, आम सहमति, हर व्यक्ति की उसमें ज़्यादातर लोगों की सहमति आ गई है, शेयर्ड ओपिनियन है, सबने अपना ओपिनियन शेयर करा है और एक सहमति दी है। देर वॉज ए ब्रॉड कंसेंसस अमंग द लीडर्स ऑन द नीड फॉर चेंज। वहाँ पर क्या था, एक ब्रॉड कंसेंसस था, एक काफ़ी बड़ा सहमति थी अमंग द लीडर्स के बीच में, ऑन द नीड फॉर चेंज, कोई बदलाव ला रहे होंगे उसके लिए। अच्छा, कंसेंसस के सिनोनिम देखते हैं। अग्रीमेंट होना, अग्री करना, जब सब लोग अग्री कर रहे हैं तभी तो आम सहमति हुई है, तो कंसेंसस मतलब अग्रीमेंट। यूनिटी है भाई, एकता है। अच्छा, एक तरफ तो अग्रीमेंट है, यूनिटी है, एकता हो रही है, सहमति हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ है अग्रीमेंट, असहमति हो रही है, तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा डिसएग्रीमेंट और डिस्कॉर्ड, तो दो इसके एंटोनियम हो जाएंगे। अगला वर्ड है डेडलॉक। ये होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है गतिरोध। अ सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस कैन बी मेड बिकॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट और इम्पास। एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है, ठीक है, जो भी कोई प्रोग्रेस थी, कैन बी मेड बिकॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट है उसकी वजह से कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है, गतिरोध हो रहा है, रोका जा रहा है ना। इसको सेंटेंस में देखते हैं कैसे यूज करते हैं। नेगोशिएशंस एंडेड इन डेडलॉक। जो नेगोशिएशंस था ना, जो समझौता चल रहा था, समझौते हो रहे थे, वो क्या हो गए, एंड हो गए डेडलॉक में, मतलब गतिरोध हो गया उनका, उसको रोक दिया गया। विद नो सोल्यूशन इन साइड, उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला। स्टेलमेट और इम्पास से दो इसके सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो हो रहा है गतिरोध, लेकिन दूसरी तरफ हो चुका है ब्रेक थ्रो, आपको चीज़ें कोई इजाज़त दे दी गई है, मतलब निकाल दिया गया है, तो जो गतिरोध था उसको हटाकर ब्रेक थ्रू कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, सोल्यूशन मिल गया किसी चीज़ का। भाई गतिरोध हो रहा था, उसको रोका गया था, उसको पूरा नहीं होने दिया गया था, लेकिन उसका मिल गया है फिर सोल्यूशन, तो दो इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं। अगला वर्ड है इंटरनिकाइन। इंटरनिकाइन क्या होता है भाई, एडजेक्टिव होता है एक, आपसी संघर्ष को बोलते हैं इंटरनिकाइन। कुछ लोग इसको इंटरनेसाइन भी पढ़ते हैं, तो दोनों आप देख लेना, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन ठीक लगे। रिलेटिंग टू कन्फ्लिक्ट विद इन अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। देखो, इंटरनेसाइन क्या होता है, ये होता है एक कन्फ्लिक्ट, ठीक है, एक तरीके का संघर्ष है, कन्फ्लिक्ट है एक ग्रुप के बीच में या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में। द इंटरनेकाइन स्ट्रगल विद इन द पार्टी वीकेंड इट्स पोजिशन। इंटरनेकाइन ने क्या करा है, इंटरनेकाइन जो स्ट्रगल है ना पार्टी के अंदर, उससे क्या हो गया है, जो पार्टी की जो पोजीशन थी ना उसको वीकन कर दिया, उसने कमज़ोर कर दिया है। इंटरनल और सिविल। इंटरनेकाइन देखो, इंटरन आना ना इसमें, तो इसका मतलब होता है अंदर का, अंदरूनी, और संघर्ष, तो अंदरूनी संघर्ष को बोलते हैं इंटरनेकाइन। इंटरनल हो गया और सिविल हो गया, तो सिविल भी अंदर का होता है। देश में किसी में सिविल वॉर चढ़ता है तो वो अंदर ही तो होता है, देश के अंदर के वॉर को बोलते हैं सिविल वॉर, जो अंदर अंदर चल रहे हैं। बाहर वाला तो फिर वो अलग है। अच्छा, एक तरफ तो भाई चीज़ें इंटरनल है, सिविल है, दूसरी तरफ क्या है, एक्सटर्नल है, उसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा एक्सटर्नल होना या फिर पीसफुल होना। अभी देखो संघर्ष चल रहा था लेकिन दूसरी तरफ वो पीसफुल है, तो ये दो इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं। अगला वर्ड है ट्राइफेक्टा। ट्राइफेक्टा एक नाउन होता है, तीन की सफलता इसका हिंदी में मीनिंग है। अ सिचुएशन वेयर थ्री डिजायरेबल आउटकम्स आर अचीव्ड साइमल्टेनियसली। एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें तीन डिजायरेबल आउटकम्स निकले हैं, ठीक है, वो पाए जाते हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ, तो तीन तीन की सफलता को बोलते हैं ट्राइफेक्टा। विनिंग द इलेक्शन, गेनिंग लेजिस्लेटिव सपोर्ट एंड सिक्योरिंग फंडिंग। तीन चीज़ें हो गई ना, तीन सफलता हो गई ना, एक तो इलेक्शन जीत गए, दूसरा लेजिस्लेटिव सपोर्ट मिल गया, और तीसरा फंडिंग भी सिक्योर हो गई। मेड इट अ ट्राइफेक्टा ऑफ सक्सेस फॉर द न्यू प्रेसिडेंट। और इसने क्या कर दिया, इसको ट्राइफेक्टा बना दिया, तीन सफलताएं बना दिया, ऑफ सक्सेस फॉर द न्यू प्रेसिडेंट, नए राष्ट्रपति की। सिनोनिम देखते हैं, ट्रिपल विन और ट्रिपल सक्सेस, सिंपल ही है, इसमें कुछ बताना नहीं है। अच्छा, एक तरफ तो तीन वो है तो, लेकिन दूसरी तरफ हो गया सिंगल और फेल्योर, सफलता से संबंधित करके इसको एंटोनियम बनाया है फेल्योर को। स्टैक्ड, अगला वर्ड है स्टैक्ड, ये होता है एडजेक्टिव, बहुत अधिक जमा हुआ होना, तो कोई चीज़ अगर बहुत जमी हुई है उसको बोलते हैं स्टैक्ड। हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स अरेंज्ड और पाइल्ड टुगेदर, एस्पेशली इन ए बायस्ड और अनफेयर वे। बहुत सारे चीज़ें हैं, एक साथ उनको अरेंज कर दिया गया है, पाइल कर दिया गया है, एस्पेशली इन ए बायस्ड और अनफेयर वे, एक ऊट पटांग तरीके से उसको एक जगह अरेंज कर दिया गया है, उसको बोलते हैं स्टैक्ड। द जूरी वॉज स्टैक्ड विद पीपल सिंपैथेटिक टू द एक्सीडेंट। जूरी क्या था, स्टैक हो गया था एक जगह, मतलब जमा हुआ था एक जगह, बहुत तरीके से अरेंज हुआ था, विद पीपल
लोगों के साथ सिंपैथेटिक टू द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट के लिए जो सिंपैथेटिक थे, तो उसमें क्या था, ज्यूरी स्टैक था। पाइल्ड होना या फिर बायस्ड होना, बायस्ड मतलब पक्षपाती होना, ठीक है, तो ये इसका मीनिंग हो जाता है। तो जूरी क्या था, पक्षपाती था लोगों के साथ जो सिंपैथी रखते थे डिफेंडेंट के साथ में। अनबायस्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड, ये दो इसके देखो, बायस्ड का उल्टा अनबायस्ड हो जाता है फिर ये, और डिसऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज नहीं है वह, अस्त व्यस्त है वो। देखो यहाँ पर तो चलो ठीक है, अरेंजमेंट है, लेकिन वो डिसऑर्गेनाइज्ड है, बिल्कुल बिल्कुल अलग तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करा गया उल्टे, ठीक है। तो इसके दो एंटोनियम हो जाते हैं ये। अच्छा, एक वर्ड आया यहाँ पर जूरी, जूरी का मतलब होता है कुछ ग्रुप, 2-3 जज एक साथ बैठ जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, उसको ग्रुप को बोलते हैं जजेस के, जो एक वर्डिक्ट देते हैं, एक फैसला देते हैं। तो जूरी मतलब जज से संबंधित होता है ये, ठीक है। तो अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है आइल। आइल होता है एक नाउन, देखो एस साइलेंट रहेगा इसका, आइल पढ़ते हैं इसको। तो आइल ये होता है गलियारा, अ पासेज बिटवीन रोज ऑफ सीट्स इन ए बिल्डिंग सच एज चर्च, थिएटर या फिर एयरप्लेन में। होता क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये है और ये है, यहाँ पर चेयर्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, इधर भी चेयर्स पड़ी हुई हैं। इस बीच में जो ये निकल रहा है ना एक रास्ता, ठीक है, इसको बोलते हैं, एक पासेज है बीच का, इसको बोलते हैं आइल। द ब्राइड वॉकड डाउन द आइल टू मीट हर ग्रूम। ब्राइड दुल्हन कैसे आई है, चलते हुए आई है, कहाँ से, आइल से। एक बीच वाले, देखो इधर से दुल्हन आ रही है ना, तो ये इधर से दुल्हन आई है एक रास गलियारे से, आइल से, टू मीट हर ग्रूम, ग्रूम होता है दूल्हा, तो दूल्हे से मिलने दुल्हन कहाँ से आई है, आइल से निकल कर आई है, रास्ते से, पासेज से। सिनोनिम देखते हैं, पासेज और कॉरिडोर हो जाता है, कॉरिडोर भी बोल देते हैं इसको। अच्छा, एक तरफ तो गलियारा है, कॉरिडोर है, पासेज आप आ रहे हैं उधर से निकल के, लेकिन ब्लॉक है दूसरी तरफ, तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा ब्लॉक होना, ऑब्स्ट्रक्शन होना, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, कोई रुकावट है वहां पर। अगला है एम्बोल्डन्ड, ये एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है साहस प्रदान करना, टू गिव समवन द करेज और कॉन्फिडेंस टू एक्ट इन ए सर्टेन वे। किसी को एक ऐसा करेज देना कि भाई, या फिर कॉन्फिडेंस देना कि भाई आप एक सर्टेन तरीके से काम करो, या कोई एक सर्टेन तरीके से काम करने को प्रोत्साहित करने को बोलते हैं एम्बोल्डन्ड। द विक्ट्री एम्बोल्डन्ड द टीम टू टेक मोर रिस्क इन द नेक्स्ट मैच। जो विक्ट्री हुई है, जीत हुई है, उसने क्या कर दिया, एम्बोल्डन कर दिया, मतलब एनकरेज कर दिया, सहारा दे दिया, साहस दे दिया, किसको, टीम को, किस चीज़ के लिए, टू टेक मोर रिस्क, ज़्यादा और रिस्क लेने के लिए, इन द नेक्स्ट मैच, अगले मैच में। तो विक्ट्री से तो एम्बोल्डन हो जाती है ना चीज़ें, मोटिवेट हो जाता है व्यक्ति। एनकरेज्ड या फिर स्ट्रेंथन, एनकरेज करना मतलब प्रोत्साहन देना, या फिर स्ट्रेंथन मजबूती देना। एक तरफ तो भाई देखो साहस मिल रहा है, एनकरेजमेंट मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हो रहा है डिस्करेज्ड, तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा डिस्करेज करना या फिर वीकन, कमजोर करना। स्ट्रेंथन का उल्टा फिर यहाँ पर वीकन दे दिया इसने, एंटोनियम। अगला वर्ड है अनकन्वेंशनल। आज के एडिटोरियल में ना बहुत सारे इतने गजब के वर्ड्स आए हुए हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको यही रखे हुए मिलते हैं एज इट इज़, तो इनको ज़रूर अच्छे से पढ़ा करो। अनकन्वेंशनल ये होता है एक एडजेक्टिव, असामान्य, नॉट फॉलोइंग द यूजुअल और ट्रेडिशनल मेथड्स, या फिर अनयूजुअल, अनयूजुअल। तो एक असामान्य चीज़ को बोलते हैं अनकन्वेंशनल, नॉट फॉलोइंग द यूजुअल और ट्रेडिशनल मेथड, एक यूजुअल मेथड को, एक ट्रेडिशनल मेथड को वो फॉलो नहीं करेंगे, या फिर अनयूजुअल भी उसको बोल देते हैं। हिज अनकन्वेंशनल अप्रोच टू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स वन हिम मैनी एडमायरर्स। उसकी जो अनकन्वेंशनल स्पीच है, अप्रोच है ना प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, असामान्य उसकी जो अप्रोच है, तरीका है सॉल्व करने का प्रॉब्लम को, उसने क्या कर रखा है, उसके बहुत सारे एडमायरर्स हो रहे हैं। एडमायरर्स होते हैं प्रशंसक, बहुत लोग उसके प्रशंसक हो गए हैं। अनऑर्थोडॉक्स और इरेगुलर, इसके दो सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो चीज़ें अनकन्वेंशनल है, लेकिन दूसरी तरफ कन्वेंशनल है, मतलब सामान्य है, स्टैंडर्ड है, बिल्कुल सामान्य तरीके की चीज़ें हैं, तो ये दो इसके एंटोनियम हो जाते हैं। अगला वर्ड है बिजेर। बिजेर होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अजीब, वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, ऑफन इन अ डिस्टर्बिंग वे, मतलब बहुत स्ट्रेंज चीज़ होती है, अनयूजुअल होती है और बहुत ही डिस्टर्बिंग वे में होती है, उसको बोलते हैं बिजेर। द बिजेर बिहेवियर ऑफ द सस्पेक्ट मेड द इन्वेस्टिगेशन इवन मोर डिफिकल्ट। जो सस्पेक्ट था, जो संदिग्ध था ना, जिसपे शक था, तो उसका जो बिजेर बिहेवियर था, बहुत अजीब बिहेवियर था, उसने क्या कर दिया है कि जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना दिया है। उसका काफ़ी अजीब सा, वो कोऑपरेट नहीं कर रहा होगा इन्वेस्टिगेशन में, तो उसका बिजेर बिहेवियर है, उसने क्या कर दिया, उसको काफ़ी डिफिकल्ट बना दिया है।
स्ट्रेंज या फिर ओड, ये दो इसके सिनोनिम हो जाते हैं, विचित्र या फिर स्ट्रेंज, विचित्र या फिर ओड, एक ही मतलब है। अच्छा, एक तरफ तो कोई चीज़ बहुत स्ट्रेंज है, बहुत अजीब है, लेकिन दूसरी तरफ है नॉर्मल, एकदम साधारण, तो इसका एंटोनियम हो जाएगा नॉर्मल और यूजुअल। यूजुअल होता है जैसा कि हमेशा होता है, उसको बोलते हैं यूजुअल, नॉर्मल। तो वर्ड्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम चलते हैं एडिटोरियल पार्ट पर, और आज का टाइटल है इनॉग्रल ड्रामा ऑन द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस। देखो, इनॉग्रल मैंने कल के एडिटोरियल में आपको बताया था बहुत अच्छे से। इनॉग्रल क्या होता है कि जो स्टार्टिंग में, ओपनिंग में हो रही होती है कोई चीज़, तो उसको बोलते हैं इनॉग्रल। ठीक है, तो इनॉग्रल ड्रामा, इनॉग्रल हुआ है, देखो अभी कल उसने, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करा है, प्रेसिडेंट की शपथ ली है, 47th प्रेसिडेंट बन गए हैं ये यूएस के, तो उसी के ऊपर है कि इनॉग्रल ड्रामा है। डोनाल्ड ट्रंप इज लिविंग अप टू हिज थ्रेट्स एंड प्रोमिसेस। डोनाल्ड ट्रंप कैसे जी रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, अप टू हिज थ्रेट्स, जो उन्होंने धमकियां दी हैं दुनिया के देशों को, उस पर, और अपनी प्रोमिसेस पर, जो प्रोमिस कर कर वो इलेक्शन में आए हैं उन पर। रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप हैज बीन सोन इन एज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस आफ्टर हिज डिसाइसिव विक्ट्री इन द नवंबर 2024 इलेक्शन। रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप, देखो रिपब्लिक इनकी पार्टी का नाम है, तो रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप हैज़ बीन सोन इन, उन्होंने क्या करा है, शपथ ली है एज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट्स के 47th प्रेसिडेंट के रूप में, आफ्टर हिज डिसाइसिव विक्ट्री, अपनी एक बहुत ही निर्णायक जीत के बाद। और देखो विक्ट्री आया है, विक्ट्री से एक वर्ड मैंने कल आपको बताया था, ट्रम्प, TRIUMPH, TRIUMPH, तो ये होता है जीत, इसी का मतलब होता है विक्ट्री। नवंबर 2024 इलेक्शन में ये जीते हैं। ही मार्क्ड द स्टार्ट ऑफ हिज सेकंड इनिंग्स with a slew of executive orders, actions and directives that set the tenor for his administration's policy agenda over the 4 years. He marked the start of his second inning. उसने अपनी सेकंड इनिंग्स से शुरुआत कर दी है। देखो इनिंग्स आया है, इनिंग्स हमेशा प्लूरल में यूज़ करते हैं, तो उन्होंने क्या करा है, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी दूसरी पारी शुरू कर दी है, दूसरी इनिंग, क्योंकि एक बार पहले भी वो राष्ट्रपति रहे हैं, विद अ स्ल्यू ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। स्ल्यू होता है एक बड़ी संख्या में, तो उनके बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आएंगे, एक्शंस होंगे और डायरेक्टिव्स होंगी, दैट सेट द टेनोर फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी एजेंडा, और जिससे क्या पता चलेगा, उसकी धारा का पता चलेगा, उनकी टोन पता चलेगी, उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिसी एजेंडा रहने वाला है ओवर द 4 ईयर्स, अगले 4 साल में। सिग्निफिकेंट अमंग दीज आर द नियरली 1600 pardons issued to those prosecuted for their role in the riot at the US Capitol in 2021। अच्छा, एक सिग्निफिकेंट क्या रहेगा भाई, देखो अभी क्या है कि उन्होंने ना 1600 पार्डन्स दे दिए, पार्डन्स मतलब माफ़ी दे दी है, उन्होंने 1600 पार्डन्स दे दी हैं, किसको दी हैं, उन लोगों को दी हैं जो प्रोसिक्यूट करे गए थे, जिनके खिलाफ कार्रवाई चली थी, जो US कैपिटल, जो रायट का केस है ना, जो दंगे हो गए थे, उसमें इन्होंने जो शामिल लोग थे, जो प्रोसिक्यूट करे गए थे, उनको दे दिया है पार्डन इन 2021 में हुए थे वो। द US एग्जिट फ्रॉम द पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट, दूसरा जो सिग्निफिकेंट रहने वाला है वो ये है, US ने एग्जिट करा है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से, ये करेंगे, तो ये दो चीज़ें हो गई, तो दूसरा इंपॉर्टेंट ये हो गया। और तीसरा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO से भी इन्होंने एग्जिट करेंगे। और इसके बाद द एंडिंग ऑफ बर्थराइट सिटीजनशिप, और तीसरा क्या है कि भाई जो बर्थराइट सिटीजनशिप है ना, उसको भी ख़त्म करेंगे ये। प्रोटेक्टेड अंडर द US, जो US के अंडर था, पहले क्या था कि भाई अगर कोई व्यक्ति US में पैदा हो गया तो वो वहाँ का सिटीजन माना जाता था, लेकिन अब ये इस चीज़ को ख़त्म करेंगे, नए इनके यहाँ पर सिटीजनशिप रूल्स आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशंस 14th अमेंडमेंट, तो ये क्या है, ये 14th अमेंडमेंट के अंडर आते थे। फॉर चिल्ड्रन ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स एंड दोज ऑन टेम्परेरी वीज़ाज, और किन को इनका फ़ायदा मिलता था, ऐसे बच्चों को मिलता था जो अनडॉक्यूमेंट माइग्रेंट, जैसे यहाँ से जाकर लोग चले जाते हैं ना डोंकी मार के, तो वहाँ पर वो इलीगली माइग्रेंट होते हैं, तो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट वगैरह तो होते नहीं है, लेकिन अगर वहाँ पर बच्चे पैदा हो जाते हैं उनके, तो उनको पहले क्या मान लिया जाता था कि अमेरिका के वो सिटीजन हैं, तो अब वो चीज़ ख़त्म कर देंगे ये डोनाल्ड ट्रंप। अब प्रपोज 100% ट्रैफिक ऑन ब्रिक्स नेशन, और 100% ट्रैफिक नहीं है, टैरिफ है, 100% टैरिफ लगाएंगे ब्रिक्स नेशन में। ब्रिक्स होता है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और रशिया की ये ग्रुप है,
उन पर यह 100% टैरिफ लगाएंगे, बोथ ऑफ विच कुड इम्पैक्ट इंडियंस कंसिडरेबली, जिससे इंडियंस बहुत बड़े रूप में इम्पैक्ट करेंगे। एंड 25% ऑन टैरिफ ऑन कनाडा एंड मैक्सिको फ्रॉम February 1 से अमेरिका उस पर कनाडा पर और मैक्सिको पर भी ये टैरिफ लगा देंगे। आर डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन द यूएस सदर्न बॉर्डर, और यूएस के सदर्न बॉर्डर पर क्या लगाएंगे, ये इमरजेंसी लगाएंगे विद मैक्सिको, मैक्सिको के साथ में जो बॉर्डर शेयर करता है साउथ की तरफ से यूएस, वहाँ पर लगा देंगे इमरजेंसी। एंड रिवर्सिंग 78 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स एंड मेमोरेंडा ऑफ हिज प्रेडेसेसर जो बाइडन, जो इनके पिछले जो बाइडन प्रेसिडेंट हैं, उनके जो 78 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स उन्होंने लिए हैं और उनका जो मेमोरेंडा है उन सबको हटा देंगे। तो देख रहे हो आते ही कितने सारे खतरनाक एक्शन होने शुरू कर रहे हैं ये भाई, सिटीजनशिप में वो कर रहे हैं। सबसे पहले तो भाई ये जो राइट्स हो रही हैं उनको पार्डन दे रहे हैं। उसके बाद पेरिस क्लाइमेट से वहाँ से भाग जा रहे हैं, वर्ल्ड WHO से निकल रहे हैं, बर्थ राइट सिटीजनशिप को अमेंड ख़त्म कर रहे हैं बिल्कुल। उसके बाद में भाई ये टैरिफ लगा दे रहे हैं ब्रिक्स पर और दूसरे देशों पर, कनाडा और मैक्सिको पर भी। इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हैं सदर्न पार्ट पर, सदर्न बॉर्डर पर, और जो बाइडन के जो 78 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स थे उन्हें रिवर्स कर रहे हैं। तो बहुत बड़े एक्शन भाई ट्रंप हैं ये। स्ट्राइकिंग ऑप्टिक्स ऑफ मिस्टर ट्रंप स्वेरिंग इन वॉज द पोजिशनिंग ऑफ टेक बॉसेस एलॉन मस्क, जेफ बेजोस, सुंदर पिचाई एंड मार्क जकरबर्ग, prompting speculation on whether the incoming administration would have shades of a de facto oligarchy। अब क्या है, दूसरी तरफ की एक झलक ये है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप की जब स्वेरिंग इन सेरेमनी हो रही थी ना, जब शपथ ले रहे थे ये, तो उसमें टेक बॉस आए थे, जो टेक कंपनीज हैं उनके जो CEOs हैं, लाइक एलॉन मस्क, जेफ बेजोस, सुंदर पिचाई और मार्क जकरबर्ग। तो ये सारों को क्या कर रहे हैं, ये सारे उसमें शामिल हुए हैं। और इससे क्या अटकलें लगी हैं, क्या अनुमान लगा है कि भाई ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है इनका, जो डोनाल्ड ट्रंप के जो एडमिनिस्ट्रेशन होने वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ओलिगार्की बन जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो टेक कंपनीज के CEOs हैं, बिजनेसमैन हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब देश को ये लोग रन करेंगे, ओलिगार्की हो जाएगी। एंड मिस्टर मस्क, जो एलॉन मस्क हैं, हु इज़ हेडिंग द न्यू गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू रिड्यूस वेस्ट एंड इनएफिशिएंसीज, गिविंग अ क्राउड व्हाट अपियर टू रिजेंबल ए नाजी सैल्यूट। और मिस्टर जो एलॉन मस्क हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस दिन इनकी जीत हुई थी उस दिन भी ये एलॉन मस्क जो हैं ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो साझा कर रहे थे, स्टेज पर ये खड़े हुए थे उनके साथ में जीत के बाद। तो क्या है कि ये जो हेड कर रहे हैं गवर्नमेंट के एफर्ट्स को टू रिड्यूस वेस्ट एंड इनएफिशिएंसीज, तो ये भी भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईद की तरफ से भी एक ऐसा हुआ है नाजी सैल्यूट, मतलब उसकी तरफ से भी तो ऐसा नहीं लग जाएगा कि भाई ये ओलिगार्की की तरफ जा रहे हैं, कि भाई ऐसा तो नहीं है कि जो एलॉन मस्क हैं इनका भी पार्टिसिपेशन रहने वाला है, इनका कंट्रोल रहने वाला है गवर्नमेंट के ऊपर। एज इट स्टैंड्स हाउएवर सम इफ नॉट मोस्ट ऑफ दीज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स विल फेस लीगल चैलेंजेस। द अटेम्प्टेड रीडिंग डाउन ऑफ द 14th अमेंडमेंट हैज़ ऑलरेडी बीन चैलेंज इन कोर्ट। और ये जो ऊपर मैंने एक्शन बताए थे ना, इसके जो काफ़ी सारे एक्शन ले रहे हैं ये, इनमें से अगर सभी भी नहीं हुए ना, तो इनमें से कुछ तो ज़रूर एक फेस करेंगे एक लीगल चैलेंज को। द अटेम्प्टेड रीडिंग डाउन ऑफ द 14th अमेंडमेंट, जो 14th अमेंडमेंट की रीडिंग डाउन करी है ना इन्होंने, जो उसकी रूल को कम करा है, उसको ऑलरेडी चैलेंज किया जा चुका है कोर्ट में। द नोट दैट द सेकेंड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ स्टक इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉलिसी एजेंडा अपीयर्स टू बी इननेटली होस्टाइल टू द प्रोग्रेसिव एजेंडा ऑफ द डेमोक्रेट्स। और जो नोट है ना, जो ट्रम्प का सेकेंड एडमिनिस्ट्रेशन है वो फंसा हुआ कहीं नज़र आ रहा है इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी एजेंडा में, और इननेटली होस्टाइल नज़र आते हैं ये टू द प्रोग्रेसिव एजेंडा ऑफ द डेमोक्रेट्स। इनका जो प्रोग्रेसिव एजेंडा है ना डेमोक्रेट्स का, इनकी पार्टी का, तो कहीं ना कहीं अलग नज़र आता है। टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट दैट इज टू बी एक्सपेक्टेड एज द टू पार्टीज डाइवर्स सिग्निफिकेंटली ऑन मैटर्स सच एज द इकोनॉमी, इमिग्रेशन एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स। तो एक बहुत बड़े रूप में क्या होता है, कंसिडरेबल एक्सटेंट में क्या होता है, जो दो पार्टी की है ना, जो अमेरिका में दो पार्टी हैं, एक रिपब्लिकन और एक डेमोक्रेट, जो बाइडन की पार्टी और इसकी ट्रंप की, तो ये दोनों अलग बटी हुई नज़र आती हैं इन द ऑन द मैटर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में, इमिग्रेशन रूल्स के बारे में, रिप्रोडक्टिव राइट्स के बारे में। तो ये इन दोनों के अलग अलग अपनी पॉलिसीज रहती हैं। येट प्रीवियस रिपब्लिकन गवर्नमेंट्स हैव ऑफन सोट टू बिल्ड ब्रिजेस विद द डेमोक्रेटिक कलीग्स इन कांग्रेस एंड एट द स्टेट लेवल। जो पिछली गवर्नमेंट थी ना, रिपब्लिकन गवर्नमेंट, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने कोशिश करी थी कि भाई आपस में
बनाकर रखें, आपस में कोऑपरेशन रखें विद डेमोक्रेटिक कलीग्स, जो इनके दूसरे डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं उनके साथ में, इन कांग्रेस मतलब वहाँ की जो पार्लियामेंट है, एट द स्टेट लेवल और स्टेट लेवल पर भी, टू फाइंड बाई पार्टीजन कंसेंसस इन की पॉलिसी एरियाज रादर देन रिस्क डेडलॉक। और वो क्या कर रहे थे कि भाई जो एक ऐसी बाई पार्टीजन के साथ में चल रहे थे वो, कि भाई दोनों तरफ से सहमति रहे जिससे कि चीज़ों को एग्जीक्यूट करा जा सके। इंटर कैनाइन कन्फ्लिक्ट्स ओवर ओवर पॉलिसी डिज़ाइन एंड रिसोर्स एलोकेशन, और जो पॉलिसी डिज़ाइन और रिसोर्स एलोकेशन है उसमें बाई पार्टीसन का वो अप्रोच उनकी रहती थी, जो बाइडन की। इन दिस इंस्टांस however the federal government trifecta and a sympathetic supreme court stacked with conservatives might mean that the Trump needs to rely even less on support from across the aisle than it did during the Trump first term। और क्या है कि वही है कि भाई जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, ये अकेले काम को करते हैं, कोई खास सपोर्ट दूसरी पार्टी से मांगते नहीं है, उधर से ना उनकी ज़्यादा इतनी सहमति रहती है। तो वही चीज़ें इसमें बताई हैं कि भैया ये सारी फेडरल गवर्नमेंट की जो ट्राइफेक्टा है, तीनों तरफ से जो जीत इनको मिल गई हैं, तो वो इनने ये डोनाल्ड ट्रंप जो है उसको आगे बढ़ाएंगे, उस तरीके से अकेले बढ़ाएंगे, उस गलियारे में आगे बढ़ेंगे, ये सारी चीज़ों को अकेले करते हुए चलेंगे। फर्दर मिस्टर ट्रंप अपीयर्स टू बी एम्बोल्डन्ड बाय द ब्रेथ ऑफ हिज इलेक्शन विक्ट्री टू अलाउ अनकन्वेंशनल। मिस्टर ट्रंप कैसे नज़र आ रहे हैं? मिस्टर ट्रंप नज़र आ रहे हैं एम्बोल्डन, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट नज़र आ रहे हैं बाय द ब्रेथ ऑफ हिज इलेक्शन विक्ट्री, अपनी इलेक्शन विक्ट्री जो काफ़ी बड़ी हुई है उसकी वजह से ये काफ़ी एम्बोल्डन मोटिवेट नज़र आ रहे हैं। टू अलाउ अनकन्वेंशनल, जिससे क्या हो जाएंगे भाई, असामान्य काम करेंगे। इवन बिजेर पॉलिसी प्रायोरिटीज टू एंटर द प्रपोज्ड एजेंडा इंक्लूडिंग आइडियाज सच एज टेक ओवर ऑफ द पनामा कैनाल। और ये किस तरीके के एक्शन लेंगे, इसमें क्या हो जाएगा भाई, ये पनामा कैनाल का टेक ओवर कर सकते हैं। द डी रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांसजेंडर राइट्स, और ये क्या कर सकते हैं, डी रिकॉग्नाइजेशन कर सकते हैं ट्रांसजेंडर राइट्स को, जो अलग अलग जो ट्रांसजेंडर होते हैं ना उनको, ये उनके जो राइट्स हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ अलग से लेकर आएंगे, अलग से कानून। थ्रेटनिंग डेनमार्क विद अ प्लान टू टेक ओवर ग्रीनलैंड, और ये डेनमार्क को भी थ्रेट कर सकते हैं किस प्लान पे, कि भाई जो ग्रीनलैंड है उसको ये टेक ओवर करेंगे, उसको कब्जा कर लेंगे, उसको थ्रेट देंगे ये डेनमार्क को इस बात का। एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रैवल बैन्स, और ट्रैवल बैन्स लगाएंगे फॉर सर्टेन कंट्रीज़, काफ़ी सारी कंट्रीज़ पर ये ट्रैवल बैन लगाएंगे, वहाँ के लोग इनके देश में ट्रैवल नहीं कर सकते। परहैप्स अमेरिका इज़ गेटिंग व्हाट इट फॉर, अमेरिका क्या ले रहा है आज की तारीख में, उसको क्या मिल रहा है जिसके लिए उन्होंने वोट किया है। तो अभी देखते हैं कितना कुछ रहने वाला है, बहुत खतरनाक 4 साल रहने वाले हैं भाई, डोनाल्ड ट्रंप हैं ये। चलिए एमसीक्यू कर लेते हैं। एमसीक्यू, पहला एमसीक्यू है, व्हाट एक्शन डिड डोनाल्ड ट्रंप टेक आफ्टर बीइंग स्worn इन एज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस। यूएस के 47वें प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने पहला काम क्या किया है। ही डिलीवर्ड हिज स्पीच। देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये एडिटोरियल पर बेस्ड होते हैं, ना ये फैक्ट होते हैं, ना आपको अपने दिमाग से ज़्यादा सोचना है, आपने जो एडिटोरियल में पढ़ा है उसी को कर देना है। ही डिलीवर्ड ए स्पीच, देखो डिलीवर तो करी ही होगी स्पीच, लेकिन इस एडिटोरियल में नहीं है। उसने विजिट कराया कांग्रेस तो गया ही होगा, नहीं है ये आंसर भी। ही हेल्ड ए मीटिंग विथ फॉरेन लीडर्स, ऐसा कुछ जिक्र नहीं आया है। ही इश्यूड सेवरल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, काफ़ी सारे उसने सेवरल ऑर्डर्स इश्यू कर दिए हैं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला, व्हाट वॉज वन ऑफ द की एक्शंस टेकन बाय द डोनाल्ड ट्रंप इन हिज सेकंड टर्म रिगार्डिंग द 14th अमेंडमेंट। क्या इसने 14th अमेंडमेंट में, क्या इसने दूसरी टर्म में कौन सा एक्शन लिया है? एक्सपेंड कर दिया है बर्थ राइट सिटीजनशिप को? नहीं, उसको तो ये खत्म कर रहा है। अटेम्प्टिंग टू लिमिट बर्थ राइट सिटीजनशिप हो सकता है। रिवर्सिंग द 14th अमेंडमेंट, प्रोटेक्टिंग द बर्थ राइट सिटीजनशिप फॉर अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स। तो इसका आंसर देखो, बी ऑप्शन देखो, अटेम्प्टिंग टू लिमिट बर्थ राइट सिटीजनशिप। जो बर्थ राइट सिटीजनशिप है ना उसको ये लिमिट कर रहे हैं, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज वर डायरेक्टली इम्पैक्टेड बाय ट्रम्प्स प्रपोज्ड टैरिफ। कौन सी देश हैं जिनसे डायरेक्ट उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा इसके जो टैरिफ लगाए हैं? यूके और कनाडा, कोई जिक्र नहीं है, ना इनका ऊपर कोई असर है। इंडिया और रशिया, इंडिया पर तो पड़ेगा लेकिन रशिया पर नहीं पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस, कोई जिक्र नहीं आया। कनाडा, मैक्सिको, इन पर तो ये लगाएंगे टैरिफ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें होती हैं, माइग्रेंट्स आते हैं इलीगल, उधर से लोग आ जाते हैं रेफ्यूजीज़। और ब्रिक्स पर लगाएंगे, तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ब्रिक्स के ऊपर तो ये 100% लगा रहे हैं। व्हाट वाज द कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट ऑफ मिस्टर ट्रम्प स्वेरिंग इन सेरेमनी।
इनका जो कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट है ना, इनकी जो शपथ समारोह हुई है उसका जो कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट कौन सा है? एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल लीडर, देखो पॉलिटिकल लीडर्स तो रहे होंगे। द पोजिशनिंग ऑफ टैक्स सीईओस, हाँ ये देखो उसमें काफ़ी सारे सीईओस टैग ये आया था ना, तो ये ऑप्शन हो सकता है। हिज रिफ्यूजल टू गिव एन इनॉग्रल स्पीच, नहीं ये नहीं है। प्रेजेंस ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स, नहीं ये भी नहीं है। बी ऑप्शन है, उसमें काफ़ी सारे टैक्स सीईओस रहे थे, एलॉन मस्क, जेफ बेजोस और मार्क जकरबर्ग वगैरह। तो यही इसमें अपने आप में कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट है। लोग ये सोच रहे हैं कि भाई वहाँ पर हो जाएगी ओलिगार्की। अगला है व्हाट चैलेंज माइट ट्रम्प्स एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स फेस, क्या वो फेस कर सकते हैं, किस टाइप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर चैलेंज फेस कर सकते हैं उसके ऑर्डर्स जो हैं। मिलिट्री रेजिस्टेंस, मिलिट्री का तो कोई जिक्र नहीं आया। इकोनॉमिक सैंक्शन लग सकते हैं, अमेरिका पर कौन सैंक्शन लगाएगा। इंटरनेशनल प्रोटेस्ट भी नहीं होंगे, और होंगे भी तो ट्रम्प को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका। लीगल चैलेंज आएंगे, इनके जो अंदर जो देश में इनका जो एपेक्स कोर्ट है वो कहीं ना कुछ इसमें बीच में अड़चन लगाएगा, लीगल चैलेंज देगा उसको। बी ऑप्शन करेक्ट है। अब करते हैं ग्रामर की कुछ क्वेश्चंस। ही मार्क द स्टार्ट, इसमें क्या करना है, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताना है। ही मार्क द स्टार्ट ऑफ हिज सेकंड इनिंग्स विद अ स्ल्यू ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, ठीक है। अगला है ही मार्क द स्टार्ट ऑफ हिज सेकंड इनिंग विद अ स्ल्यू ऑर्डर्स। ही मार्क द स्टार्ट्स ऑफ हिज इनिंग विद अ स्ल्यू ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। ही मार्किंग, देखा ही के साथ मार्किंग तो नहीं आएगा, इसको काट दो, यहीं पर काट दो इसको। ही मार्क्ड और ही मार्क्स, ठीक है। अब इसको ध्यान से पढ़, देखो ही मार्क्ड, और आप देखो बी ऑप्शन इसलिए कट जाएगा क्योंकि उसने कर दिया है, पास्ट में बात हो रही है, तो मार्क्स तो आता है जो अभी चल रहा होता है उसके लिए, जो रोज़ काम करा जाता है, सिंपल प्रेजेंट के लिए आता है मार्क्स, जो एस लगा हुआ है, इसको भी काट दीजिए। देखो ये पहला और तीसरा सेंटेंस देखिए, ही मार्क द स्टार्ट ऑफ हिज सेकेंड इनिंग्स, ही मार्क द स्टार्ट्स ऑफ हिज सेकेंड, दोनों पूरे सेंटेंस सेम हैं, बस इसमें स्टार्ट्स है और इसमें स्टार्ट है, स्टार्ट्स नहीं आएगा। ही मार्क्ड द स्टार्ट ऑफ हिज सेकेंड इनिंग्स, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ना कि सी। अगला, चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन द यूएस सदर्न बॉर्डर आर, अब देखो इसमें सभी में एक जैसे सेंटेंस है, इसमें देखो द डिक्लेरेशन, सब्जेक्ट पहले अगर आप चेक कर लोगे ना तो फिर उसके हिसाब से आप वर्ब लगा सकते हो। सब्जेक्ट है इसमें द डिक्लेरेशन, ये होता है सिंगुलर, तो इसके लिए आप आर तो नहीं लगाओगे, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन द यूएस इज, ये हो सकता है, इसको भी रखकर चलते हैं। द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसीज, अब देखो यहाँ पर इमरजेंसीज कर दिया, जबकि इमरजेंसीज प्लूरल नहीं होगा भाई, एक ही है, तो ये भी कट जाएगा। उसके बाद अगला है द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन द यूएस सदर्न बॉर्डर हैव बीन, डिक्लेरेशन की बात आ रही है, हैव बीन क्यों कर रहे हो, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। यहाँ पर इमरजेंसी भी है और यहाँ पर ए भी आया है इसके हिसाब से डिक्लेरेशन के, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बताना है सेंटेंस में। ट्रम्प अपीयर्स टू बी एम्बोल्डन बाय द इलेक्शन रिजल्ट, ट्रम्प अपीयर्स टू बी एम्बोल्डन बाय द इलेक्शन रिजल्ट, अपीयर्ड टू बी, ठीक है, अपियर टू बी और अपीयर्स टू बी। देखो ये जो अपीयर टू बी है ना, इसको तो काट ही दो, क्योंकि अगर होगा भी तो ये ट्रम्प के साथ में अपीयर्स आएगा, ठीक है। ट्रम्प अपीयर्स टू बी यहाँ पर आया है। अब ये 3 सेंटेंस बचे हैं, इनको देख। ट्रम्प अपीयर्स टू बी, ट्रम्प दिखते हैं एम्बोल्डन, टू बी और एम्बोल्डन, देखो यहाँ तो थर्ड, बी के बाद तो थर्ड फॉर्म आनी चाहिए ना, यहाँ पर इसने फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो ये गलत हो जाएगा। ट्रम्प अपीयर्ड टू बी, दिखते थे नहीं, दिखते हैं, अभी दिखते हैं, ये काटो। ट्रम्प अपीयर्स टू बी एम्बोल्डन, ठीक है, बाय द इलेक्शन रिजल्ट, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताना है, कौन सा इसमें करेक्ट है। द पॉलिसी ऑफ प्रपोज्ड टैरिफ्स वॉज हैविली डिबेटेड बाय पॉलिटिकल लीडर्स, द पॉलिसीज ऑफ प्रपोज्ड टैरिफ्स वॉज हैविली डिबेटेड बाय पॉलिटिकल लीडर्स, द पॉलिसी ऑफ प्रपोज्ड टैरिफ्स वर हैविली डिबेटेड बाय पॉलिटिकल लीडर्स, द पॉलिसी ऑफ प्रपोज्ड टैरिफ्स हैव बीन हैविली डिबेटेड बाय पॉलिटिकल लीडर्स। देखो इसका जो सब्जेक्ट है ना, पहले सब्जेक्ट को देख लो। द पॉलिसी, पॉलिसी सब्जेक्ट रहेगा, पॉलिसीज तो नहीं है, तो इसको काट दीजिए, बी ऑप्शन तो बिल्कुल कट जाएगा। द पॉलिसी ऑफ प्रपोज्ड टैरिफ्स, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, द पॉलिसी ऑफ प्रपोज्ड टैरिफ्स। अब बात चलती है आगे, सब्जेक्ट पॉलिसी है ना कि टैरिफ्स, तो ये जो वर आ रहा है इसको काटो भाई, पॉलिसी है ना सब्जेक्ट, तो वो तो सिंगुलर है, तो वर तो नहीं आएगा इसके लिए, इसको भी काट दीजिए।
हैव बीन भी नहीं आएगा भाई, सिंगुलर है ना, तो द पॉलिसी ऑफ प्रपोज टैरिफ्स वॉज हैवीली डिबेटेड बाय द पॉलिटिकल लीडर्स। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला अगला है चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें भी उसी तरीके से बताना है। द सेकेंड टर्म ऑफ ट्रम्प्स प्रेसिडेंसी फेसिस सेवरल लीगल चैलेंजेस। The second term of Trump's presidency faces several legal challenges. Second term of the presidency has faced several legal challenges. The second term of presidency faced several challenges. देखिए सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए पहले। द सेकेंड टर्म ऑफ ट्रम्प प्रेसिडेंसी, देखो सब्जेक्ट इसका है ये, तो इसमें सेकेंड टर्म ऑफ ट्रम्प प्रेसिडेंसी, इस पर ध्यान दीजिए। ट्रम्प प्रेसिडेंसी नहीं है, ट्रम्प की प्रेसिडेंसी, अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, तो ये आएगा यहाँ पर। और सी ऑप्शन, देखो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। अब बचता है सेकेंड टर्म ऑफ ट्रम्प्स प्रेसिडेंसी फेसिस या फिर फेस्ड। देखो सिंगुलर है और बात हो रही है अभी फेस कर रही हैं, ठीक है, अभी हो रहा है काम, ना कि हुआ है। तो भाई फेस कर रहा है ना, अभी चल रहा है ना, रोज का काम है ये, तो फेस करेंगे ये चीज़ों को, तो ये फेस्ड नहीं होगा भाई, फेसिस हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। अब करेंगे हम वोकैब की प्रैक्टिस, और देखना आप इस क्लास के एंड तक आपको सारे वर्ड्स यहीं पर याद हो जाएंगे। ओके, तो चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन हैविंग द पावर टू डिसाइड और सेटल समथिंग। वो कौन सा वर्ड है जिसके अंदर पावर होती है, जिससे कि चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं और जिससे चीज़ों को सेटल किया जाता है। इनडिसाइसिव, डिसाइसिव, हेजिटेंट या अनसर्टेन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डिसाइसिव। डिसाइसिव का क्या मतलब होता है? डिसाइसिव का मतलब होता है निर्णायक। कोई एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर पावर है जो डिसाइड करने की या सेटल करने की किसी चीज़ को, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है स्ल्यू। स्ल्यू का सिनोनियम पूछ रहा है कि भाई स्ल्यू का सिनोनियम क्या होता है। स्ल्यू का मतलब होता है बहुत सारे होना, कोई चीज़ नंबर में बहुत सारी होना, है ना, कई सारी, मल्टी होना। फ्यू तो नहीं है, सिंगल भी नहीं है, सिंगल तो एक होता है। आइसोलेट तो अकेलेपन को ही बोलते हैं, तो मल्टीट्यूड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला वर्ड है टेनोर। टेनोर का मीनिंग पूछ रहा है कि भाई क्या इसका मीनिंग आता है। टेनोर का मतलब आता है टोन से, तो ये तो मैंने आपको बता रखा था, लेंथ नहीं है, ऑथर नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, तो टेनोर मतलब टोन, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे एंटोनियम पूछा है प्रोसिक्यूटेड का। प्रोसिक्यूटेड मैंने बताया था आपको क्या होता है कि भाई किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है, उसकी जो खिलाफ जो कार्यवाही हो रही है लीगल, उसको बोलते हैं प्रोसिक्यूट करना। कन्विक्टेड, रिलीज्ड, ट्राइड या फिर चार्ज्ड। तो इसके ऑप्शन देखिएगा आप, कन्विक्ट करना, रिलीज करना, ट्राइड या फिर चार्ज। पूछा है एंटोनियम, उल्टा पूछा है। चार्ज करना तो भाई इसका सिनोनियम हो गया, ट्राई करना इसका सिनोनियम हो गया, और कन्विक्ट करना, तीनों इसके सिनोनियम दे दिए हैं। हमें बताना है एंटोनियम, तो रिलीज कर देना। एक तरफ आप कार्रवाई कर रहे हो, दूसरी तरफ कर रहे हो उसको रिलीज। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछा है मेमोरेंडा। मेमोरेंडा के लिए इनमें से क्या आप यूज़ कर सकते हो? रिपोर्ट नहीं, रिपोर्ट तो छोटी होती है, मेमोरेंडा बड़ा होता है। लेटर नहीं, जर्नल नहीं, मेमो, देखो मेमो बोल देते हैं ना इसको, मेमोरेंडा को मेमो बोल देते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है वर्ड पूछा है सिमिलर, मतलब सिनोनियम पूछा है किसका? प्रोमोटिंग का। प्रमोट करना मतलब बढ़ावा देना, डिस्करेज करना तो इसका एंटोनियम हो जाएगा, स्टॉप करना भी इसका एंटोनियम हो जाएगा, और हिंडरिंग, हिंडरिंग मतलब रुकावट डालना, वो भी इसका एंटोनियम हो जाएगा। सपोर्ट करना, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का क्या मतलब होता है भाई? अटकलों को, या फिर जो कोई किसी चीज़ को सोच रहा होता है उसको बोलते हैं स्पेकुलेट करना, आकलन करना। द फॉर्मिंग आइडियाज बेस्ड ऑन एविडेंस, एविडेंस पर तो नहीं है, वो तो दिमाग से बस सोच रहे हैं, अटकलें लगा रहे हैं। द कन्फर्मेशन ऑफ फैक्ट, फैक्ट का कोई कन्फर्मेशन नहीं होता है। रिजेक्शन ऑफ फैक्ट, ये भी नहीं है। द फॉर्मिंग ऑफ आइडियाज बेस्ड ऑन गैसिंग, सोच रहे हैं उसी को बोलते हैं स्पेकुलेशन, स्पेकुलेट करना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है ओलिगार्की का मतलब पूछा है क्या होता है। ओलिगार्की क्या होती है कि कुछ ही लोगों के ग्रुप के द्वारा उसको रन किया जाता है, गवर्नमेंट को या किसी इंस्टीट्यूशन को, उसको बोलते हैं ओलिगार्की। एक गवर्नमेंट का सिस्टम है कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल इंडिविजुअल। सिंगल इंडिविजुअल जब करता है उसको बोलते हैं मोनार्की, तो ये तो गलत है। आज सिस्टम, राजा वाला सिस्टम होता है मोनार्की, उसमें सिंगल व्यक्ति होता है। अ सिस्टम और गवर्नमेंट कंट्रोल बाय ए स्मॉल ग्रुप, हाँ ये हो सकता है, यही होगा इसका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ये डेमोक्रेसी होती है। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बाय द पीपल, ये होती है, सॉरी ये होती है डेमोक्रेसी, ये कोई और फॉर्म है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा
बी, एक ओलिगार्की क्या है? एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का, कंट्रोल करता है जिसको एक स्मॉल ग्रुप। अगला रीडिंग डाउन, देखो रीडिंग डाउन का मतलब होता है कम कर देना, किसी कोई कानून है उसको कम कर देना। एक्सपेंडिंग द मीनिंग, एक्सपेंड नहीं कर रहे, रिड्यूसिंग द एप्लीकेशन ऑफ लॉ, बी ऑप्शन करेक्ट है। रिड्यूस कर रहे हैं एक लॉ की एप्लीकेशन को, रिवर्सिंग नहीं होता है, इग्नोरिंग भी नहीं होता है। आगे अगला वर्ड है, अगला क्वेश्चन है क्लोजेस्ट मीनिंग पूछा है, मतलब सिनोनियम पूछा है इन्नेटली का। इन्नेटली का भाई मतलब क्या होता है? नेचुरली, आर्टिफिशियली, अननेचुरली या फिर टेम्परेरीली। देखो इन्नेटली का मतलब होता है स्वभावतः, अपने आप, मतलब नेचुरली कोई चीज़ हो रही है, तो ए ऑप्शन ही इसका आपको सिनोनिम मिल जाता है, नेचुरली। आर्टिफिशियली नहीं है, नेचुरली नहीं है, टेम्परेरीली नहीं है। अगला देखते हैं बाई पार्टीसन। बाई पार्टीसन मैंने बताया था, बाई पार्टी मतलब दो पार्टी का सपोर्ट किसी चीज़ को है उसको बोलते हैं बाई पार्टीसन। इन्वॉल्विंग ओनली वन, वन तो है नहीं, वन पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। मल्टीपल कंट्रीज, कंट्रीज का तो कोई बात नहीं है। इन नॉट इन्वॉल्विंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई नहीं होगी तो उसमें कैसे? देखो टू पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व है किसी चीज़ में, उसको बोलते हैं बाई पार्टीसन, बी ऑप्शन करेक्ट है। एंटोनियम पूछ रहा है कंसेंसस का। कंसेंसस होती है सहमति, है ना, किसी चीज़ पर अग्री कर रहे हैं उसको बोलते हैं कंसेंसस। यूनिटी, अच्छा पूछा है उसने एंटोनियम, उल्टा पूछा है एग्रीमेंट, यूनिटी और कोलैबोरेशन, ये तीन तो उसके सिनोनिम हो जाएंगे भाई। अग्री कर रहे हैं, यूनिटी दिखा रहे हैं और कोलैबोरेट कर रहे हैं किसी के साथ में। लेकिन इसका उल्टा एंटोनियम क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा डिसएग्रीमेंट, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला पूछा है बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेडलॉक। डेडलॉक का मीनिंग पूछा भाई, डेडलॉक क्या है? डेडलॉक एक तरीके का क्या होता है? एक तरह से अवरोध होता है भाई, कोई काम चल रहा है उसको रोक देना, उसको नहीं आगे बढ़ने देने को बोलते हैं डेडलॉक। अ सिचुएशन वेयर प्रोग्रेस इज मेड इजीली, इजीली कोई प्रोग्रेस हो जाए नहीं भाई। ए सिचुएशन वेयर एवरी वन एग्रीज, अगर सारे लोग एग्री कर रहे हैं तो वो किस चीज़ की डेडलॉक है? वो तो काम हो रहा है आसानी से, ये भी गलत है। अ सिचुएशन वेयर कन्फ्लिक्ट्स आर रिजोल्व क्विकली, कन्फ्लिक्ट्स को आप आसानी से सोल्व कर दे रहे हो, जल्दी से सोल्व कर दे रहे हो, नहीं। बी ऑप्शन देखिए, अ सिचुएशन वेयर नो एग्रीमेंट और प्रोग्रेस इज पॉसिबल, एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर कोई भी अग्रीमेंट या प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा बी। क्लोजेस्ट सिनोनियम पूछा है इंटरनेकाइन का। इंटरनेकाइन का सिनोनियम बता दीजिए इसमें। देखो इंटरनेकाइन यहीं पर आ रहा है, इंटर तो एक्सटर्नल नहीं होगा, इंटरनेशनल नहीं होगा, इंटरनेशनल तो बाहर से संबंधित है, डिप्लोमेटिक है नहीं, इंटरनल को ही इंटरनेकाइन बोल देते हैं, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है ट्राइफेक्टा। ट्राइफेक्टा का मीनिंग पूछ रहा है भाई, जो तीन तरफ से जीत हो गई है जिसकी, उसको बोलते हैं ट्राइफेक्टा। ट्राई मतलब थ्री, एक ट्रिपल विन, हाँ यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। सिंगल नहीं होता, डबल नहीं होता, सिंगल लॉस भी नहीं होता है, ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है स्टैग्ड का मतलब। स्टैग्ड का मतलब होता है एक जगह फंसा हुआ होना, ठीक है। इम्पार्शियल, बायस्ड या फिर बायस्ड के भी बोलते हैं, या फिर अनइंटेंटेड ऑब्जेक्टिव। देखो इम्पार्शियल नहीं होता है, स्टैग का मतलब होता है बायस्ड होना, पार्शियल होना, पक्षपाती होना। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे गलत हैं। आगे, विच लोकेशन वुड यू मोस्ट लाइकली फाइंड एन आइल। आइल किसको बोलते हैं? आइल मैंने बताया था जो दो गुरु रो हैं उनके बीच के गलियारे को बोलते हैं, एक रास्ते को बोलते हैं। थिएटर में पाया जा सकता है, हाँ। माउंटेन में तो नहीं पाओगे, रिवर में भी नहीं पाओगे, रिवर के बीच से थोड़े ना आइल निकलेगा रास्ता। फील्ड में भी नहीं होगा, थिएटर में आपको मिलता है। थिएटर होता है, सीटें लगी होती हैं दोनों साइड में और बीच में से निकलने की एक रास्ता होता है, पासेज होता है, उसको बोलते हैं आइल। ए ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब समवन हु हैज़ बीन एम्बोल्डन। एम्बोल्डन का मतलब क्या है भाई? प्रोत्साहित करने को बोलते हैं, एनकरेज करने को बोलते हैं, मोटिवेट करने को बोलते हैं। डिस्करेज नहीं है, वीकन नहीं करेंगे, डिफीट हराने को भी नहीं बोलते, स्ट्रेंथन मजबूती मिलती है उसको बोलते हैं एम्बोल्डन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो ये जो क्लास है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है, 15-20 वर्ड आपको रोज मिलते हैं, उनकी प्रैक्टिस अलग से हम करवा देते हैं। मतलब आप ये मान कर चलिए, अगर ये क्लासेस आपने ढंग से कर रखी है ना, आप 2-3-4 महीने के अंदर ही एक मतलब पूरी डिक्शनरी बन जाओगे भाई। आप इतना तरीके से चीज़ों को प्रैक्टिकल तरीके से मैं समझाता हूँ, क्लास के एंड तक सारे वर्ड्स याद ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट एंटोनियम पूछा है, ठीक है। क्लोजेस्ट एंटोनियम पूछा है अनकन्वेंशनल का। ऑप्शन देखते हैं, अनयूजुअल, इरेगुलर, स्टैंडर्ड या फिर ओड। तो अनकन्वेंशनल का क्या होगा? देखो अनकन्वेंशनल क्या होता है? कोई एक चीज़ जो असामान्य है उसको बोलते हैं अनकन्वेंशनल। ओड है, स्टैंडर्ड है,
इरेगुलर है या अनयूजुअल है। पूछा है उसने एंटोनियम। देखो अनयूजुअल तो वही बात हो गई, इरेगुलर भी वही बात हो गई और ओड भी, ये तीनों तो इसके सिनोनियम हो गए। सी ऑप्शन जो है ना स्टैंडर्ड, कोई एक चीज़ सामान्य है उसको बोल देंगे इसका एंटोनियम। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला अगला वर्ड है बिजेर। बिजेर का पूछा है, इसमें क्या चीज़ इसको बिजेर मतलब सिनोनियम पूछा है उसने, नॉर्मल, अनयूजुअल, कॉमन या फिर ऑर्डिनरी। तो इसमें बताइए कौन सा है। इसका मैं मीनिंग बता देता हूँ और इसका आंसर आप कमेंट में छोड़ दीजिए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो बिजेर होता है एक बहुत ही अजीब चीज़ को बोलते हैं बिजेर। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। ओके, तो देखा आपने सारे वर्ड्स प्रैक्टिस के बाद आपको इसी क्लास में याद हो गए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऑलराइट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।